हिंदुस्तान के दुश्मनों से हमदर्दी, ऐसी भी क्या है खुदगर्जी। निशाने पर अगर है सरकार तो क्या बन जाएंगे आतंकियों के यार, आतंकियों से दोस्ती क्यों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर सिराजुद्दीन के जैसे ही आईएस से संबंध के कारण गिरफ्तारी हुई, उसके बचाव में जमात इस्लामी हिंद आ गया। ऐसे में सवाल है कि क्या इन लोगों को भारत के कानून पर भरोसा नहीं, या ये जानबूझकर आतंकियों की मदद कर रहे हैं। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मार्केटिंग मैनेजर सिराजुद्दीन आईएस से संबंध रखने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ तो उसके बचाव में कई संगठन आने लगे, और इन्हीं में से एक जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर कुछ लोगों को बेवजह फंसाया जा रहा है। एक जमाना था जब हुजी नाम के एक संगठन को देश में पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, उसके कमांडर यहाँ मौजूद थे, उनको अरेस्ट किया जा रहा था। कुछ समय के बाद जो है हुजी खत्म हो गया, अब हुजी का कोई नाम नहीं ले रहा है। थोड़े दिनों के बाद जो है वो इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक संगठन जो है वो मैदान में आया, और उसके कमांडर नजर आने लगे, और उसके नाम पर लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा। आज तक साबित नहीं हुआ, और अब जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर आईएस जिसके बारे में मैं कह चुका हूं कि आईएस जो है वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत गहरी और घिनौनी साजिश है कि इसके माध्यम से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाए और इस्लाम और मुसलमानों को विक्टिमाइज किया जाए। वो यही नहीं रुके और कहने लगे जब से भारत के संबंध इजराइल से बड़े हैं, देश में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में देश में आतंकवादी की मदद या उसका बचाव उसका धर्म देखकर हो रहा है। देखिए, मैं बताऊंगा, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अभी जांच चल रही है, और मैं सरकार का जिम्मेदार अंग होने के नाते इस पर किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इससे जांच प्रभावित हो। देश का कानून कहता है एक दोषी भले ही बच जाए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल है क्या फिर भी लोगों को देश के कानून पर भरोसा नहीं, और इसी कानून का हवाला लेकर आतंकियों को पनाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार पर। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब सवाल उठता है कि सही कौन है, गलत कौन है। एक इंजीनियर जो बड़े ओहदे पर बैठा है, उसकी गिरफ्तारी होती है। एनआईए के दिशा निर्देश पर जयपुर में एटीएस उसकी गिरफ्तारी करती है। 10 दिन का रिमांड उसे दिया जाता है, फिर उस रिमांड की अवधि बढ़ा दी जाती है। लेकिन कुछ संगठन है जो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है। आखिर किस आधार पर वो कह रहे हैं, वो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद सलीम इंजीनियर सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी हिंद के। इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं निजामुद्दीन कुरैशी साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल सलीम इंजीनियर साहब आपसे ही, किस बिना पर, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि जिस सिराजुद्दीन को एनआईए के दिशा निर्देश पर राजस्थान एटीएस ने पकड़ा, और जिस सिराजुद्दीन को कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड पर दिया, और आज उसकी रिमांड अवधि को 10 दिन बढ़ा दिया गया, वो बेकसूर है? देखिए, पहली बात तो मुझे इस शब्दावली पर बड़ी आपत्ति है कि एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया, पुलिस उसे अरेस्ट करती है, और आप लोग, हम लोग उसे आतंकवादी कहना शुरू कर देते हैं। आपको भी कोर्ट पर यह भरोसा रखना चाहिए कि जब तक कोर्ट का यह निर्देश है कि जब तक कोई व्यक्ति यहाँ की सबसे हायर कोर्ट द्वारा जब तक दोषी साबित न कर दिया जाए, तब तक वो निर्दोष है, और उसके साथ निर्दोषों जैसा सुलूक होना चाहिए। लेकिन आप हम देख रहे हैं, आरोप लगते ही, गिरफ्तारी होते ही सब लोग जो है उसे आतंकवादी कहते हैं। तो ये बहुत घिनौनी बात है, और कानून के खिलाफ है, और हमारे जो कोर्ट के निर्देश हैं उसके खिलाफ। आप कोर्ट को जांच करने दीजिए और साबित करने दीजिए, जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको साबित करने दीजिए। नहीं, आपने कहा वो निर्दोष है, नहीं, आपने कहा एक निर्दोष कोर्ट सलीम इंजीनियर साहब, नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस बिना पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सामने वाला निर्दोष है? और आपने कहा पुलिस ने एटीएस ने पकड़ा है, एटीएस का काम ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अदालत कहती है, जब तक कोई अदालत में दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष है। आप इसे दोषी नहीं कह सकते।
सलीम जब इंजीनियर तक साहब, कोर्ट ठीक है, उसे दोषी कुरैशी- साबित कुरैशी नहीं कर साहब, देती, ठीक है, तब तक उसे अरे इंजीनियर साहब, आप ठीक है, दोषी नहीं कह सकते। अरे ठीक है, आतंकवादी कहने पर आप पर आरोप लग कुरैशी सकता साहब, है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सिराजुद्दीन के समर्थन में, आप व्यक्तिगत तौर पर, आपकी पार्टी के तौर पर क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप समर्थन करते हैं? देखिए, मेरी पार्टी में किसी भी आतंकवादी और आईएसआई के देशद्रोही आदमी की वकालत करने का मेरे पार्टी में कोई ऐसा नियम नहीं है। ना ही हमारी पार्टी इस तरह के कोई ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। लेकिन मैं सीधी सीधी आपसे 2-3 बात कहना चाहता हूं। ये चाहे सिराजुद्दीन को पकड़ें या किसी और दीन को पकड़ें, ये सब एटीएस और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है और ये दोनों संस्थाएं सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, जो इस देश के लिए बहुत घातक है। इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, हम कांग्रेस उसके खिलाफत करती है। अगर कोई आदमी देशद्रोही या कोई आईएसआई का है, तो अगर उसको इमीडिएट उसके हम फेवर नहीं करेंगे किसी भी रूप में। ये कांग्रेस पार्टी का नेता होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन सरकार को भी, कुरैशी जी, सरकार, आप- एक मिनट, ठीक है कुरैशी साहब, आप दो नावों की सवारी करना चाहती है कांग्रेस, है ना? इधर भी अच्छी अच्छी, उधर भी अच्छी अच्छी, उसमें पैर फिसल जाएगा तो दुर्घटना घट जाएगी, ध्यान रखिएगा। भरद्वाज जी, नहीं, मैं बता दिया आपको मित्र। आप कह रहे हो ये हाँ आतंकवादी के पक्ष में कांग्रेस कभी नहीं रही, फिर आप कह रहे हो लेकिन ये सब एक ने सरकार मिसयूज कर रही है एटीएस का, इसका मतलब गिरफ्तारी गलत है। तो आप बोलो गिरफ्तारी गलत है, बोलो ना फिर, साहस जुटाओ। बिल्कुल, आप सचिन पायलट को सुनो भाई, कुरैशी जी सुनो, आप सचिन पायलट को बोलो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि गिरफ्तारी गलत है, कांग्रेस इसकी निंदा करती है, आप जुटाइए साहस। नहीं, कांग्रेस तो निंदा करेगी। इसकी जगह कोई देशद्रोही है तो हम अरे इसको मैं सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूं, क्या सुन रहे हो यार? नहीं, आपने कहा एटीएस का मिसयूज हो रहा है, तो आप बोलो ना खड़े होकर कि इसकी गिरफ्तारी गलत है। आप साथ जुटाओ, कांग्रेस साथ जुटाओ। ये बोलने का मेरे को कहां से अधिकार है? तो फिर आपको ये अधिकार किसने दिया फिर कि एटीएस का दुरुपयोग हो रहा है ये बोलने? नहीं, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये अधिकार। ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस की प्रेस विज्ञप्ति का मसला नहीं है, ये थोड़ा अलहदा किस्म का गंभीर मसला है, इसमें चुटकुलेबाजी नहीं करो कोई। चुटकुलेबाजी नहीं करो, लक्ष्मीकांत भरद्वाज, आप बोलने ही नहीं देते। लक्ष्मीकांत भरद्वाज जी, फैसला अदालत ही करेगी, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन अदालत के लिए एक प्रक्रिया है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कि जो शासन है वो आदमी को अदालत तक ले जाएगा, ठीक जी। अमिताभ अग्निहोत्री संदिग्ध होंगे तो अमिताभ अग्निहोत्री जाएंगे, निजामुद्दीन कुरैशी संदिग्ध होंगे तो वो जाएंगे, ठीक। सलीम इंजीनियर संदिग्ध होंगे वो जाएंगे, लक्ष्मीकांत भरद्वाज होंगे वो जाएंगे, निर्दोष होंगे अदालत से छूट जाएंगे, ठीक जी। हाय तो क्यों जी? इसके अतिरिक्त तो कुछ हुआ नहीं। और हमने तो इस मुल्क में उनके लिए भी हमदर्दी की आवाजें देखी जिनको बाद में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सजा दे दी, उनके लिए भी मैंने लोगों को यही कहते सुना था कि मिसयूज है। और बाद में जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि नहीं ये आतंकवादी, इनको फांसी दो। मैंने तो दिल्ली में देखा ना, ये नाटक पहली बार थोड़ी ना हो रहा मुल्क में। लक्ष्मीकांत जी, सर मैं आपको अग्निहोत्री साहब आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं 19 साल पहले अपने गांव से पढ़ने के लिए जयपुर कॉलेज में आया था। तब से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं और मैं तब से सलीम इंजीनियर को भी देख रहा हूं। मैं कभी अखबार के माध्यम से और कभी व्यक्तिगत भी देखता हूं। यह पहली घटना नहीं है किसी सिराजुद्दीन जैसे देशद्रोही के पक्ष में एक आकर खड़े हुए। ये जयपुर में बम धमाके हुए, 70 लोग मारे गए, ये दूसरे दिन आतंकवादियों के पक्ष में आके खड़े हो गए। ये कसाब को फांसी हुई, कसाब के पक्ष में आके खड़े हो गए। ये अफजल गुरु को फांसी हुई, उसके पक्ष में आके खड़े हो गए। ये याकूब मेनन को फांसी हुई, उसके पक्ष में आकर खड़े हो गए। प्रदेश में चोर, लुटेरे, डकैती, बलात्कारी, नक्सली, आतंकवादी जितने लोग इस देश में हैं, उनके पैरोकार के रूप में गैंग काम करती है और उस गैंग के सरगना के रूप में सलीम इंजीनियर यहां पर काम करते हैं। इनका देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनका देश में विश्वास नहीं है, इनका इस देश की न्याय प्रणाली में विश्वास नहीं है। सलीम इंजीनियर साहब, ये जो पकड़ा गया है, ये आईएसआई का कमांडर है और किसी के द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर के आधार पर नहीं पकड़ा गया है।
ये जांच एजेंसियों के द्वारा निगरानी के आधार पर, इसकी गतिविधियों के आधार पर पकड़ा गया है। आपको ये बात समझनी चाहिए। और इस देश की जो रोटी आप खाते हैं, इस देश की जो रोटी आप खाते हैं, उस रोटी का फर्ज निभाइए। इसके साथ गद्दारी मत कीजिए। ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर आकर देश को शर्मिंदा करें। जी रुको कुरैशी साहब, जी मैं एक बात बताऊं, जी फरमाइए। सलीम इंजीनियर साहब को ये मौका नहीं मिला होगा, है ना, और बाकी किसी को भी नहीं मिला होगा जितने लोग यहां बैठे हैं। जिस दिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उस दिन दुर्भाग्य से सौभाग्य से मैं अंदर था, ठीक। मैंने वो हमला अपनी आंख से देखा, खौफ का मंजर देखा, हाहाकार देखा, चीत्कार देखी, लाशें देखी, खून देखा, ठीक है ना। लगा भारत के लोकतंत्र का सूर्य डूब गया आज। क्या उस सूर्य को फिर निकलते देखा। बहुत सारे दृश्य मेरी आंखों में कैद हैं, ठीक। कुछ समझिएगा कुरैशी साहब, ठीक जी। मैंने कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सबके नेताओं को टेबल के नीचे छुपते देखा। जो बड़े बड़े बहादुरी के बयान देते हैं उनको मेज के नीचे छुपे देखा मैंने। पार्टीगत विरोध भूल के, एक दूसरे से सट के जान बचाना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, बिल्कुल ठीक है। सलीम इंजीनियर होते तो कहते कि अभी इनको सदाचारी बोलो। ये जो 5 लाशें पड़ी हैं, जो बाद में हमने जाके देखी अपनी आंखों से, सलीम इंजीनियर ने तो टीवी पे देखी होंगी, अखबार में पढ़ा। मेरी तरफ से आप ना बोलिए, मुझे बोलने दीजिए मेरी तरफ से। नहीं, आपको बात का उत्तर दे रहा हूं भाई। नहीं, मेरी तरफ से आपको उत्तर दे रहा हूं। आपकी तरफ से बोलने का मुझे शौक नहीं सलीम साहब। मैंने अभी सवाल ही नहीं किया। रुक जाइए, ठीक। अगर मैं ये कहता, इनकी बात मानता, इनके जैसों की बात अगर मानता, तो मैं तो 15 साल तक ये नहीं कह पाता कि कौन हमलावर है। क्योंकि ये तो कहते हैं इनको निर्दोष मानो जब तक कि राष्ट्रपति की दया याचिका के निस्तारण नहीं हो जाए। तो एलियंस चला गए गोली पार्लियामेंट पर। ये तर्क कुतर्क क्यों चलता है हिंदुस्तान में कुरैशी साहब? दुनिया के किसी मुल्क में आपने ऐसा तर्क कुतर्क देखा? किसी मुल्क में? पेरिस से ऐसा कोई कुतर्क आया क्या? अमेरिका से आया? जहां जहां आतंकी हमले हुए ऐसा कुतर्क आया क्या देश से कहीं से? कुरैशी साहब जी, वो भी मुल्क है। पार्लियामेंट पर जिन लोगों ने हमला किया, इनकी मानते तो उनको भी हम निर्दोष कहते। सर आप फ्रांस और अमेरिका तो छोड़ दीजिए, फ्रांस और अमेरिका तो छोड़ दीजिए, वो तो नॉन इस्लामिक कंट्री है। जो इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान, कल 94 आतंकवादी मारे, उसने 94 आतंकवादी मारे अफगानिस्तान ने, कल मारे। आप फ्रांस और अमेरिका तो छोड़ दीजिए, वो तो नॉन इस्लामिक कंट्री है। मैं इस्लामिक कंट्री की बात करता हूं। पाकिस्तान जैसे कंट्री में रोज फांसी पे चढ़ाए जा रहे, अफगानिस्तान में कल 94 आतंकवादी मारे। कुरैशी साहब, हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां आतंकवाद पर बिना किंतु परंतु के एक स्वर में क्यों नहीं बोलते हैं? सीधी लाइन क्यों नहीं लेते हैं राजनीतिक दल? देखिए, मैं इसमें आप हमें बोलने का तो मौका देंगे तो बोलेंगे ना। बोलने का मौका पूरा मिलता, आप पहली बार थोड़ी ना आए हो हमारे यहाँ। हमारा इसमें एक मिनट सर, इसमें हमारा कहना यह है कि आतंकवादियों की हम कहीं भी हिमायत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आतंकवादी है तो उसको शूट करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन जो इस देश में का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, देश में अगर एक आदमी गलती करता है तो पूरे समाज पे थोपा जाता है। कांग्रेस लोग खड़े होकर कांग्रेस इस पक्ष में नहीं कर पाते। आपके जैसे लोगों की वजह से माहौल खराब हो रहा है। आतंकवादी की खिलाफत कांग्रेस इस पक्ष में नहीं है। आप किससे मदद करेंगे? अगर ऐसे चिल्लाने से श्रीमान जी कुछ नहीं होगा। जब मैं बोलने का वक्त है तो मुझे बोलने दीजिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए। मैं ये कहता हूं, कांग्रेस शुरू से आज तक इसके खिलाफत है। आतंकवादी हो या देशद्रोही, हम उसकी वकालत नहीं करते। लेकिन अगर किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर जो देश में अभी चल रहा है, यूपी में कभी क्या हो रहा है, बिहार में कुछ हो रहा है, राजस्थान में कुछ हो रहा है, वो देश को कहां ले जाना चाहते हैं? वो विषय फिर कभी, आज सिर्फ केवल आतंकवाद का विषय है, पॉलिटिकल विषय आज नहीं रखा ना। आतंकवाद में तो हम कांग्रेस इस पक्ष में नहीं है, हम इसकी वकालत नहीं करते। अगर कोई आतंकवादी हो तो उसे पब्लिकली शूट करना चाहिए। ठीक, इंजीनियर साहब, मेरा एक सवाल आपसे। फरमाइए। एक सवाल, दुनिया भर के मुल्क जब अपने वतन की हिफाजत की बात आती है तो एक सुर में बोलते हैं। किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, किसी वर्ग के हो, किसी आर्थिक स्थिति के हो,
उनमें कितने भी मतभेद हो, लेकिन जब वतन की हिफाजत का मसला आता है तो एक स्वर में बोलते हैं दुनिया भर के मुल्क। ये हिंदुस्तान में कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है कि हम लोग एक सुर में नहीं बोलते वतन की सुरक्षा के मसले पर भी? सुनना चाहेंगे जवाब? जी, इसीलिए पूछा है आपसे मालिक। और किसने पूछा? देखिए, आतंकवाद एक समस्या है, और हमारा देश उससे जूझ रहा है, लेकिन आतंकवाद की समस्या का हल निष्पक्षता से हो सकता है। जब तक सरकारें आतंकवाद को निष्पक्षता से हल नहीं करेंगी और जो आतंकी है वाकई उसे सजा नहीं देंगी, धर्म के आधार पर अगर आप आतंकवाद की आड़ में एक समुदाय विशेष को निशाना बनाएंगे, जैसा कि आपने देखा है 5000 से ज्यादा लोगों को अब तक आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया, और उसके देखिए आप कितने लोगों के खिलाफ आप साबित कर सके अब तक। और दूसरी तरफ आप देखिए साध्वी प्रज्ञा है, और आपके असीमानंद जी हैं, और आपके कर्नल पुरोहित हैं, उनके बारे में आप इस तरह के शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सबके हम कहते हैं गलत है, उनके बारे में भी ना कहिए, सबके लिए एक ही शब्द हाँ, इस्तेमाल उनके बारे में न कहिए। आज इस देश में गौड़ से महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को भी आज जो है देशभक्त कहा जा रहा है, उसकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। जो सबसे बड़ा आतंकवादी था, आज उसको आपकी जबान से वो आतंकवादी नहीं कहलाया अभी तक उसको आतंकवादी डिक्लेयर नहीं किया कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति जो है वो आतंकवादी है या नहीं। तो जब आप पैमाने ठीक करिए और जो वाकई आतंकवादी है उसको सजा दीजिए और साबित करिए। हम कहेंगे कि सजा दीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे देश का एक ट्रेंड आप देख रहे हैं कि समुदाय विशेष अलग बर्ताव करते हैं, अलग बर्ताव करते हैं। इंजीनियर साहब प्रज्ञा के साथ, इंजीनियर साहब एक मिनट, आपकी बात आई, अब रिपीटेशन हो जाएगा। जिन लोगों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अपराधी मानकर फांसी की सजा के लिए फैसला सुना दिया, उन पर भी, उनके भी पक्ष में इस देश से लोग क्यों खड़े हुए, इसका तो जवाब आना चाहिए। इंजीनियर साहब, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। जिन लोगों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी दे दी उनके जुर्म के लिए, उनके पक्ष में भी हिंदुस्तान से आवाजें क्यों आई, ये सवाल है। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश में न्यायिक प्रक्रिया मौजूद है, और उस न्यायिक प्रक्रिया में अगर कहीं झोल है तो उस पर आवाजें उठना लोकतंत्र की निशानी है। देश तोड़ने वालों के साथ में खड़े होंगे लोकतंत्र के नाम पर, क्या और आप देखिए, ये ऐतराज मुसलमानों ने नहीं किया, ये ऐतराज न्यायविदों ने किया है, ये ऐतराज जजेस ने किया है, ये ऐतराज वकीलों ने किया है, जो जिनका इस्लाम धर्म से कोई संबंध नहीं था। मैंने तो क्या आप ये लोकतंत्र में आप न्यायिक प्रक्रिया में अगर कहीं झोल है तो उस पर कमेंट किया जाएगा, इंजीनियर साहब जाना चाहिए। इंजीनियर साहब, देश को कब बड़ा मानेंगे, सिर्फ ये बता दीजिए, कौन सा ऐसी घटना होगी जिसमें आप देश को बड़ा मानेंगे? जो लोग ये सवाल करते हैं, देश के लिए मुसलमानों की कुर्बानियां किसी से छुपी हुई नहीं, कुर्बानी सबकी है, जो मुसलमान की भी है, हिंदू की भी है, ईसाई की भी है, पारसी की भी है, सबकी है। जो लोग देश प्रेम का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनकी हिस्ट्री देखिए। उन्होंने कहां स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, वो कहां जेलों में गए, वो कहां उन्होंने कुर्बानियां दी, और आज वो दूसरों को देश प्रेम और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। देखिए, जब से इस देश को बचाना बहुत जरूरी है, देश आज बहुत गहरी साजिश तो देश तो सिराजुद्दीन जैसे लोग तोड़ रहे हैं ना, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देश तो सिराजुद्दीन जैसे लोग तोड़ रहे हैं ना। इंजीनियर साहब, बात व्यक्ति की नहीं है, अभी साबित होने दीजिए कोर्ट में। अरे तब तक चुप रहे, तब तक उसको साधु बोले वाले दोषी। देखिए, इस देश में तब तक उसको महात्मा बोलो करते हैं। इंजीनियर साहब, ये कहना चाह रहे हैं, नहीं, तब तक उसको महात्मा बोलो सिराजुद्दीन को। देखिए, जब तक इस देश में ऐसा कानून नहीं बनेगा, नहीं, उसको महात्मा बोलो। आरोप लगाने वाला अगर आरोप साबित नहीं कर पाया, सिराजुद्दीन को महात्मा बोलो चाहिए, जो उस जुर्म की सजा होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, ऐसा होने लगेगा, ठीक है, आपके वो इंजीनियर साहब, थैंक यू। लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू। लक्ष्मीकांत जी, इनकी बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि 10, 20, 25, 30 साल तक सिराजुद्दीन को महात्मा बोला जाए। मैं सर इसका जवाब से तो बोलिए ना, आप इतना समय मुझे दीजिए। जी, बोलिए। इन्होंने बड़ा जिक्र किया मुसलमानों की कुर्बानियों का। मैं सलीम इंजीनियर साहब आपको इस चैनल पे आपको चुनौती देता हूं कि आपने अपने पूरे जीवन में
जितनी भी आपकी सामाजिक गतिविधियां रही है, आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, उनकी शहादत को आपने कभी किसी सार्वजनिक मंच पर पुरस्कृत किया हो। तो मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं सलीम इंजीनियर के, कि देश के खिलाफ विद्रोह करने वाले, देशद्रोह करने वाले, आतंकवादी, नक्सली, इनके पास, इनके लिए, इनके समर्थन में गैंग बनाकर ये लोग धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकारों को कुत्सित मानसिकता के आधार पर दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं सलीम इंजीनियर साहब आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश में वो प्रधानमंत्री नहीं है जो कसाब की मां की आंखों में आंसू देखकर जिसको नींद नहीं आती। इस देश में वो प्रधानमंत्री है जो मुसलमान को तो सर आंखों पर बिठाता है, लेकिन इस्लाम के नाम पर इस देश में आतंकवादी गतिविधियां करने वाले को उसका अंजाम तक पहुंचाता है। ये आप बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए। और मैं तो सरकार से ये बात भी मांग करूंगा कि ना केवल सिराजुद्दीन, ना केवल कसाब, ना केवल इनके जैसे लोग, बल्कि सलीम इंजीनियर जैसे जो लोग समाज में इनके पैरोकारी करते हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि किसके आधार पर इस देश में इस तरह की गतिविधियां चलाते हैं और देशद्रोह। जवाब ले लेते हैं जो आरोप लगाए इंजीनियर साहब भारद्वाज जी ने आप पर, उस पर कोई रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, ऐसे आरोपों को मैं जवाब देने के लायक भी नहीं समझता। हमारे नौजवान साथी हैं, बहुत जोश में हैं, जज्बात में हैं, जो मुंह में आ रहा है कह रहे हैं। नहीं सर प्लीज आप दे दीजिए। रोटी खाते लक्ष्मीकांत जी प्लीज भाई साहब एक मिनट रुक जाइए। लक्ष्मीकांत जी आप एक मिनट रुक जाइए। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट। राजस्थान की 7 करोड़ की आवाम इस वक्त आपको देख रही है इंजीनियर साहब, जो सवाल उन्होंने उठाया है, कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा, आप जवाब दे दीजिए, एक दो उदाहरण दे दीजिए। आपकी तो 20 सवाल नहीं है, ये आप मुझे बताइए क्या जवाब दे दीजिए। कैप्टन अब्दुल हमीद के समर्थन में आप किस दिन खड़े हुए? बिल्कुल कब अब्दुल कलाम आजाद की तस्वीर पर माला पहनाते हुए दिखे? आप कभी किसी देशभक्त मुसलमान के समर्थन में खड़े नहीं होते। आपके जैसे लोगों के कारण ही मुसलमान को इस देश में बदनाम किया जाता है, क्योंकि आपके जैसे लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होकर मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये देश किसी का नहीं है, ये देश सबका है। और ये जो ये दावा करते हैं किसी का देश है, ये किसी को रोटी खिला रहे हैं, ये किसी पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंजीनियर साहब उस प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। ऐसे झूठी बातों का अरे आप कर दीजिए ना, क्या आप बताइए आपका मंच है। हम उस आपने अब्दुल कलाम आजाद की किस दिन माला पहनाई? आपने कब अशफाकुल्लाह खां की माला पहनाई? आपने कब कैप्टन अब्दुल हमीद के समर्थन में कोई बात कही? आपका जब मुंह खुलता है जब आप देशद्रोह करते हैं, आपका जब मुंह खुलता है जब आप देशद्रोह लोगों के साथ खड़े होते हैं। आप कभी देश में आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हैं, कभी नक्सलियों के समर्थन में खड़े होते हैं। इस देश में जो भी इस देश को विभाजित करना चाहता है, जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश के खिलाफ युद्ध करना चाहता है, सलीम इंजीनियर और उनकी गैंग उनके साथ खड़ी होती है। इंजीनियर साहब देखिए ये यहाँ इस देश में कानून है, इस देश में अदालत है, इस देश में संविधान है। ये कोई किसी को आतंकवादी कह रहा है, कोई किसी को देशद्रोही कह रहा है, आप कानून का मसला उड़ा रहे हैं। एक आतंकवादी के खिलाफ सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक आतंकवादी के पक्ष में सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। धमाके हुए दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कौन हुआ? अग्निहोत्री जो कह रहे थे प्लीज रिएक्शन जल्दी दे दीजिए। आप कैसे समर्थन? लक्ष्मीकांत जी प्लीज बोले दीजिए। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, पब्लिक मंच नहीं है, एक मिनट प्लीज। कुरैशी साहब कुछ कह रहे थे, जल्दी बताइए। अग्निहोत्री जी हिंदुस्तान के जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो इस देश में जिनको जिसने आजाद कराया, उन सबका ठेका भारतीय जनता पार्टी और ये अपने लक्ष्मीकांत जी ने ले रखा। आपने आतंकवादी आप एक बार बोलिए ना, सिराजुद्दीन आप सुनिए, एक मिनट आप सुनिए, बोलिए ना, सुनिए आप सुनिए, आपको नहीं कहा, आप सुनिए, आप सुनिए। चलिए वक्त हमारा खत्म हो गया। कोई किसी का किसी ने किसी का ठेका नहीं लिया है। चलिए वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी प्लीज 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 इनका वॉल्यूम कम कर दो। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। नहीं वक्त खत्म हो गया। नहीं देखिए, बहुत डिबेट दूसरे अर्थों में चली गई। अब्दुल हमीद के परिवार के प्रति आज भी यह देश श्रद्धा से भरा है। मौलाना आजाद के प्रति आज भी श्रद्धा नत है।
सर सैयद अहमद के लिए श्रद्धा नत है, इकबाल साहब के लिए श्रद्धा नत है ये मुल्क। इस मुल्क के एक नसों में जो खून है उसमें सेकुलरिज्म है, ये किसी की सिखाने बताने की चीज नहीं। लेकिन हां, मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने वाला टोपी लगाए चाहे चंदन, उसकी पक्षधरता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बस ना। और जो कुरैशी साहब लगातार नहीं, और जो लोग बात बात में ये कहे कि इस्लाम खतरे में है, उनको भी चुप रहना सीखना चाहिए। हिंदुस्तान पहले है, बाकी चीजें बाद में है। एक गुंडा पकड़ा जाए, एक मवाली पकड़ा जाए, एक देशद्रोही पकड़ा जाए, उससे कोई मजहब खतरे में आ जाता है? इस्लाम इतनी छोटी चीज है क्या? इस्लाम मौलाना आजाद से है, इस्लाम सर सैयद अहमद से है, इस्लाम इकबाल से है, इस्लाम गालिब से है, इस्लाम गरीब नवाज से है, जिनकी पताका फहरा रही है आज भी पूरी दुनिया में। दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष वहां आके सिर नवाते हैं और हिंदू भी जाके वहां मत्था टेकते हैं। इस्लाम वहां से है। इस्लाम इन चोर उचक्कों से होगा जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। उनका नाम सिराजुद्दीन हो, मिराजुद्दीन हो, कोई हो, ये कौन लोग हैं जो उनकी तरफदारी में बार बार उठ के खड़े होते हैं? ये लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं है ना, ये समझना होगा। पेरिस में मुसलमान नहीं रहते क्या? वहां सलीम इंजीनियर जितने काबिल लोग नहीं है क्या? पेरिस से एक आवाज आई क्या आतंकवाद के समर्थन में? वहां सलीम इंजीनियर जितनी बुद्धि के लोग नहीं रहते क्या? अमेरिका में हमला हुआ, अमेरिका में मुसलमान नहीं रहते क्या? सलीम इंजीनियर जितना ज्ञान नहीं रखते क्या? उनको भाषण देना नहीं आता क्या? एक आवाज नहीं आई अमेरिका से। सबने कहा दंडित किया जाना चाहिए आतंकियों को, और दंडित किया अमेरिका ने। हिंदुस्तान को बनाना स्टेट बना के रख दिया, ऐसा बना के रख दिया लोकतंत्र के नाम पर देश तोड़ने की बात हो जाए। बोले जी लोकतंत्र है, सबको आजादी है। नहीं, इस देश में सलीम इंजीनियर साहब को समझना होगा, यह देश मजबूरी में सेकुलर नहीं बना था, यह बाय चॉइस सेकुलर बना था। अपनी मर्जी से सेकुलर हुआ था यह देश। वरना कौन सी ताकत थी जो 47 में पाकिस्तान को जब इस्लामिक स्टेट बनने से बन गया तो भारत को हिंदू स्टेट बनने से रोकती? कोई ताकत नहीं थी। इसी आधार पर विभाजन था। लेकिन हिंदुस्तान ने तय किया, यहां के 32 करोड़ लोगों ने तय किया कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेंगे। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं कि मातृ वतन से बड़ा कोई हो जाए। चंद पैसों के लालच में हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की सोचे। ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के अमन को आग लगाना चाहते हैं? इनकी मुखालफत होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं लक्ष्मीकांत भारद्वाज की आवाज से ज्यादा आवाज सलीम इंजीनियर्स के गले से आनी चाहिए थी, तो मजा होता, तो बात होती, तब लगता कि हां ये बात है। से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान से बड़ा कोई हो नहीं सकता, ये तो सबको मानना होगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हिंदुस्तान, सबसे बड़ा ये मुल्क और इसकी हिफाजत, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। कोई पंथ नहीं हो सकता, कोई मजहब नहीं हो सकता, कोई संगठन नहीं हो सकता, कोई आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। और जो बात लक्ष्मीकांत ने उठाई, उन बातों को मैं उम्मीद कर रहा था कि सलीम इंजीनियर साहब पढ़े लिखे आदमी, उनको जवाब देना चाहिए था कि आपने अगर 200 बार ऐसे ऐसे लोगों की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कभी आपने इकबाल को याद किया? कभी आपने यह देखा कि अब्दुल हमीद का परिवार गरीबी में रह रहा, आपको जानकारी भी नहीं होगी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको 25 लाख रुपए दिए, अपने घर पर बुला के सम्मानित किया। आप कभी गए नहीं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? अब्दुल हमीद से बड़ा कोई आदमी है क्या जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी इस भारत मां के लिए? आप नहीं गए? आपको पता नहीं, इतिहास पता है कि नहीं पता है? जिस मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मुसलमानों के बिस्तर खुलवा दिए थे कि हमको पाकिस्तान नहीं जाना, हमको हिंदुस्तान में रहना, आपने मौलाना आजाद की जयंती पर कभी समारोह किया क्या? कभी याद दिलाया राजस्थान को कि आज मौलाना आजाद का जन्म हुआ था, या आज उनका पुण्य दिवस है? आपको ये लोग क्यों याद रहते हैं जिनको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालतें फांसी सुनाती हैं? आपको उनकी तारीखें याद रहती हैं, हमीद का परिवार आपको याद नहीं रहता।
आपको आजाद साहब याद नहीं रहते, मौलाना आजाद, आपको अशफाक उल्लाह खां याद नहीं रहते, जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया भारत के लिए। सबको अपनी नजर का चश्मा बदलना होगा मित्र, और चश्मा तो एक ही चलना चाहिए जिसमें भारत सबसे बड़ा दिखे, भारत सबसे मजबूत दिखे, भारत सबसे ताकतवर दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज की चर्चा में बस इतना ही। मोहम्मद सलीम इंजीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निजामुद्दीन कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही।